हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे न्यूटन की गति के नियमों पर आधारित प्रश्न या न्यूटन की गति के नियमों के उपयोग अपन पढ़ रहे थे। तो अपन ने बोला था कि न्यूटन की गति के नियमों पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रश्न हमको न्यूटन की गति के नियमों से सोल्व करना है। तो यदि किसी प्रश्न में किसी क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जाए कि वस्तु पर लगने वाला बल बताओ या वस्तु में उत्पन्न त्वरण बताओ, तो नो डाउट बल या त्वरण बताना है। तो कहां पर आना पड़ेगा? गति के नियमों पर आपको आना पड़ेगा। तो अपन ने बोला था हम इस तरह के क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ेंगे। एक तो जब वस्तु साम्यावस्था में हो तब कैसे सोल्व करेंगे, और जब वस्तु त्वरित गति हो तब कैसे सोल्व करेंगे। तो जब वस्तु साम्यावस्था में होगी तो आप लोगों ने बोला था लगने वाला बल कितना होगा? शून्य। बोले तो वेग नियत रहेगा, त्वरण जीरो रहेगा। तो अपन ने साम्यावस्था पर बस क्वेश्चंस कर लिए थे, कैसे करते हैं वो देख लिए थे, क्योंकि अपन ने बोला था कि अगर वस्तु साम्यावस्था पर हो तो उस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने क्या करा था कि हमने एक सेट स्टेप्स फॉलो किए थे, और अपन ने बोला था कि अगर किसी सिस्टम के अंदर दो या दो से अधिक पिंड दे रखे हो और उस प्रश्न के अंदर हमको किसी वस्तु पर लगने वाला बल देखना है, एक पर्टिकुलर बल देखना है, तो हमारे सेट स्टेप क्या थे कि उस सिस्टम में से किसी एक बॉडी को चुनिए, सेलेक्ट द बॉडी। दूसरा स्टेप था कि उस बॉडी पर लगने वाले सारे के सारे बल प्रदर्शित कर दीजिए। तीसरा स्टेप था उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए और उस पर लगने वाले सारे बल प्रदर्शित कीजिए। और चौथा स्टेप था कि चूंकि वह साम्यावस्था पर है तो उस पर जितने भी बल लग रहे थे उन सब बलों का सदिश योग क्या होगा? जीरो होगा। और उस समीकरण को सोल्व करने के लिए आपने आपकी सुविधा के अनुसार उन सभी बलों को दो लंबवत दिशाओं में तोड़ दिया था। तो चूंकि परिणामी बल शून्य था तो उन सब बलों का दो लंबवत दिशाओं में जो घटकों का योग आएगा वो भी कितना आएगा? शून्य। अर्थात अगर मैं एक लंबवत दिशा को x और दूसरी लंबवत दिशा को y बोलूंगा तो परिणामी बल x दिशा में क्या होगा? शून्य। बोले तो सभी बलों का x दिशा में घटक का योग शून्य होगा। इसी तरह से सभी बलों का y दिशा में घटक का योग शून्य होगा। ऐसा हमने एक बॉडी के लिए किया। अब ये स्टेप्स बाकी अदर बॉडी के लिए करेंगे और उनसे अपन समीकरण प्राप्त कर लेंगे, उन समीकरणों को सोल्व कर लेंगे। आपको जो भी चीज ज्ञात करनी थी वो आपको प्राप्त हो जाएगी। आज अपन उसी तरह का क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज अपन करेंगे त्वरित गति के लिए। तो सेकंड बात करेंगे गति के नियमों पर आधारित प्रश्न का। अपन सेकंड पॉइंट देख रहे हैं। पहला पॉइंट तो देखा था कि यदि पिंड साम्यावस्था में होंगे तो कैसे सोल्व किया जाएगा, और जब पिंड त्वरित होगा, जब पिंड त्वरित गतिशील होगा तो हम कैसे उसको सोल्व करेंगे। तो अगेन अगर पिंड त्वरित गति कर रहा है, हो सकता है आपके सिस्टम में केवल एक पिंड ना होकर दो या दो से ज्यादा पिंड होंगे और सब त्वरित गति कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए स्टेप्स तो वो की वही फॉलो करने हैं। क्या? उस पूरे सिस्टम में से किसी एक पिंड को चुन लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? पिंड चुनिए। तो अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेलेक्ट द बॉडी। उस सिस्टम में से किसी एक पिंड को चुन लेंगे। फिर दूसरा काम क्या होगा? उस पिंड पर लगने वाले सभी बल प्रदर्शित कीजिए। आपका सारा कंसंट्रेशन जिस पिंड को आपने चुना उस पर चल जाएगा। अब आप देखेंगे उस पिंड पर कौन कौन से बल लगेंगे। कुछ संपर्क बल लगेंगे, कुछ क्षेत्रीय बल लगेंगे। बोले तो दूरी पर कार्यरत बल लगेंगे। सामान्य तौर पर दूरी पर कार्यरत बल कौन सा लगेगा? गुरुत्वीय बल। और संपर्क बल कौन सा लगेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तनाव बल। घर्षण होगा तो घर्षण बल। खैर अभी तक हमने घर्षण के बारे में नहीं पढ़ा, तो अभी अपन घर्षण पर आधारित प्रश्न नहीं करेंगे। तो पिंड पर जो जो भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों को प्रदर्शित कर दीजिए। पिंड का क्या कर देंगे आप? थर्ड स्टेप क्या है? पिंड का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तथा
पिंड पर लगने वाले सभी बलों को प्रदर्शित कीजिए। बोले तो आपने पिंड को सिस्टम से अलग कर अलग से बना दिया और उस पर लगने वाले सभी बल बता दिए। न्यूटन की गति के न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या कीजिए, समीकरण लिखिए कि वस्तु पर जो लगने वाला परिणामी बल होगा वो किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण के, और अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी बल किसके बराबर होगा, उस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग। तो अगर मैं न्यूटन की गति के द्वितीय नियम और अध्यारोपण के सिद्धांत को मिला लूं तो परिणामी बल का ये भी सूत्र है और परिणामी बल का ये भी सूत्र है। अब आपको कोई वस्तु पर लगने वाला इनमें से कोई एक बल बताना है या त्वरण बताना है, तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। इस समीकरण को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। वियोजित कर देते हैं दो लंबवत दिशाओं में। अब ये लंबवत दिशाएं कौन सी होगी, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। कन्वीनियंट के आधार पर आप ये दो लंबवत दिशाएं लेंगे। मेरा तरीका तो क्या है, इनमें से एक दिशा तो लो, एक दिशा तो लो त्वरण के अनुदिश और एक दिशा लो त्वरण के लंबवत। तो मेरा तरीका तो क्या है कि जब आप इस समीकरण को तोड़ेंगे, सभी बलों को तोड़ेंगे दो लंबवत दिशाओं में, उनमें से एक दिशा तो लो त्वरण की दिशा में और एक दिशा लो त्वरण के लंबवत। उससे फायदा क्या मिलेगा वो भी आपको पता लग जाएगा। त्वरण की दिशा को मैं x बोल सकता हूं और इसके लंबवत दिशा को y बोल सकता हूं। आपकी चॉइस है आप किसको क्या बोलते हैं। तो अब अगर मैं त्वरण की दिशा की बात करूं, त्वरण की दिशा की बात करूं जिसको मैंने x दिशा बोला, तो अगर मैं क्या करता हूं, इस पूरे समीकरण को तोड़ देता हूं दो लंबवत दिशाओं में। तो अगर मैं परिणामी बल त्वरण की दिशा में निकालने की कोशिश करूं अर्थात x दिशा में निकालने की कोशिश करूं, तो इन सब बलों का कौन सी दिशा में घटक आएगा, x दिशा में, अर्थात परिणामी बल क्या होगा, इन सभी बलों के x दिशा वाले घटक के योग के बराबर होगा, बीजगणित के योग के बराबर होगा। हो सकता है इनमें से कुछ बल धनात्मक हो, कुछ बल ऋणात्मक हो, तो जो ऋणात्मक होंगे वो घट जाएंगे। ऋणात्मक मतलब कुछ बलों की दिशा धनात्मक x अक्ष की तरफ हो सकती है, कुछ बलों की दिशा ऋणात्मक x अक्ष की तरफ हो सकती है, तो वह जो विपरीत दिशा वाले वो घट जाएंगे। तो ये तो हुआ परिणामी बल। उस पर लगने वाले बलों के घटकों के रूप में अब आप परिणामी बल x दिशा में चाहते हैं तो त्वरण भी कौन सी दिशा में देखना पड़ेगा, x दिशा में। अरे x दिशा क्या है, x दिशा क्या है, त्वरण की दिशा। जिस दिशा में त्वरण है उसी को तो x माना है, तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है, इस त्वरण का x दिशा में घटक, अरे त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक लेना है। तो भैया लोगों त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक बात है कि नहीं। और अगर मैं त्वरण के लंबवत लेता हूं जिसको मैं y दिशा बोल रहा हूं, तो अगर मैं परिणामी बल y दिशा में निकाल रहा हूं तो परिणामी बल y दिशा में क्या होगा, उस पर लगने वाले सभी बलों का y दिशा में घटक के योग के बराबर होगा। ये तो बल हुआ, परिणामी बल हुआ y दिशा में, इसके घटकों के इन बलों के y दिशा में घटक के योग के बराबर आया। परिणामी बल का एक और सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण। जब आप परिणामी बल y दिशा में चाहते हो तो त्वरण भी कौन सी दिशा में देखना पड़ेगा, y दिशा में। और पता लगा त्वरण कौन सी दिशा में, x दिशा। जिस दिशा में त्वरण है उसी को तो मैंने x माना है, तो त्वरण का उसके लंबवत दिशा में घटक y क्या है, x के लंबवत, y क्या है, x के लंबवत, और y दिशा क्या है वैसे भी त्वरण के लंबवत। तो त्वरण का त्वरण के लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, शून्य। तो जब मैं इन बलों को त्वरण की दिशा में
तथा त्वरण के लंबवत दिशा में वियोजित करता हूं, तो मेरे दिमाग में फटाफट आ जाएगा कि त्वरण के लंबवत दिशा में परिणामी बल क्या होगा, शून्य। अर्थात त्वरण के जो लंबवत वाले घटक हैं वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएंगे, तभी तो इनका योग शून्य आएगा, तभी तो इनका योग शून्य आएगा। यूं समझिए अगर त्वरण इस दिशा में है तो ये बात है कि इस दिशा में परिणामी बल क्या है, शून्य। इस दिशा में परिणामी बल शून्य कब आएगा, जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही बल नीचे लगेगा। तो अपने दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि इस दिशा में तो परिणामी बल शून्य है, इसका मतलब सारा का सारा बल कौन सी दिशा में लग रहा है, एक्स दिशा में। तो आप यूं समझिए कि जब परिणामी बल आपने निकाला तो परिणामी बल के दो घटक लिए, एक्स दिशा में और वाई दिशा में। तो आपने बोला कि एक्स वाला घटक कौन सी दिशा में है, एक्स वाली दिशा पर ने किसको लिए, त्वरण की दिशा लिए, और वाई दिशा के लिए त्वरण के लंबवत। तो ये वाला घटक तो 0, तो एफ वेक्टर बराबर कितना आ गया, एफ एक्स वेक्टर। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, त्वरण की दिशा ही परिणामी बल की दिशा होगी। तो वस्तु पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो एक्स दिशा अर्थात त्वरण की दिशा में होगा, त्वरण की लंबवत दिशा में परिणामी बल शून्य होगा। तो इन सब बलों का त्वरण की लंबवत दिशा में जो घटक का योग आएगा वो 0 आएगा। तो इससे अपन को क्लियर हो जाएगा, क्या क्लियर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए वस्तु पर, ये वस्तु है, इस वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं और वस्तु के अंदर त्वरण इधर है, तो ये बात है कि इन सब बलों का जब मैं घटक निकालूंगा या इनका योग करूंगा तो परिणामी बल इस दिशा में आएगा और इस दिशा में परिणामी बल कितना होगा, कितना होगा, शून्य। बोले तो सारा का सारा बल इस दिशा में आएगा। तो जब बल का इस दिशा में घटक लूंगा तो ये पूरा का पूरा आएगा और बल का इस दिशा में जो घटक आएगा वो शून्य आएगा। तो आप खुद देख लीजिए परिणामी बल F किसके बराबर आ गया, Fx के बराबर ही आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने करा क्या, त्वरण की दिशा ही को x बोला और नो डाउट त्वरण अगर x दिशा में है या त्वरण इस दिशा में है तो परिणामी बल भी इस दिशा में आएगा। और जब परिणामी बल इस दिशा में आएगा तो अगर मैं परिणामी बल का इस दिशा में घटक लूंगा तो वो क्या आएगा, F का F और इसके लंबवत दिशा में घटक कितना आएगा, शून्य। तो इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा कि जब मैं घटक ले रहा हूं x दिशा में और y दिशा में, x का मतलब त्वरण की दिशा में और y का मतलब त्वरण के लंबवत। तो ये क्लियर आ जाएगा फटाफट कि त्वरण के लंबवत दिशा में जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा, शून्य। परिणामी बल का y दिशा में घटक कितना होगा, शून्य। अर्थात सारा परिणामी बल x दिशा में है, अर्थात x दिशा वाला घटक किसके बराबर है, परिणामी बल के बराबर है। वो तो होना ही था। क्यों होना था, क्योंकि x दिशा कौन सी थी, त्वरण की दिशा, और त्वरण की दिशा क्या होती है, बल की दिशा होती है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, ये अपन ने काम एक पिंड के लिए किया। अब अगर निकाय में एक से ज्यादा पिंड है तो अब क्या करेंगे, अब दूसरे पिंड को चुनेंगे। अब दूसरे पिंड को चुनेंगे, उस पर लगने वाले सभी बल प्रदर्शित करेंगे, सभी बल प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, उसका क्या कर देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, उस पर लगने वाले सभी बल प्रदर्शित कर देंगे। वापस न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के आधार पर समीकरण लिख देंगे और इस समीकरण को फिर तोड़ देंगे दो लंबवत दिशाओं में, एक त्वरण की दिशा में, एक त्वरण के लंबवत वाली दिशा में परिणामी बल शून्य होगा, अर्थात सारा का सारा बल त्वरण की ही दिशा में आएगा। फिर दो समीकरण आ जाएंगे। फिर अगर एक और पिंड है तो वापस यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। बोले तो एक पिंड चुनेंगे, उसके लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, उससे दो समीकरण आ जाएंगे, दो समीकरण आ जाएंगे। फिर दूसरे पिंड को चुनेंगे, फिर ये सारे स्टेप्स करेंगे, फिर दो समीकरण आएंगे। तीन पिंड होगा तो फिर वापस ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, फिर दो समीकरण आ जाएंगे। इन समीकरण को सोल्व कर लेंगे। जो भी आपको ज्ञात करना है वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात कम समझ में आई होगी। अब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जब पिंड त्वरित है तो इस पर बेस्ट क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी सिस्टम में एक से ज्यादा पिंड होंगे
तो उनमें से हम क्या करेंगे, किसी एक बॉडी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उस पर लगने वाले सारे बल प्रदर्शित करेंगे या सारे बल देखेंगे। अब उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए उसको एक अलग से चित्र बना देंगे, उस पर लगने वाले सारे बल वापस प्रदर्शित कर देंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के आधार पर समीकरण लिख देंगे, फिर उस समीकरण को दो तोड़ देंगे, दो लंबवत दिशाओं में, एक त्वरण की दिशा और एक त्वरण के लंबवत। ऐसा ही काम अन्य पिंडों के लिए करेंगे, फिर क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम अपन। अभी हाल फिलहाल तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जो बिल्कुल सबसे सिंपल है, जिसमें केवल एक ही पिंड है, जिसमें केवल एक ही पिंड है। फिर धीरे धीरे करके पिंडों की संख्या बढ़ाएंगे और धीरे धीरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल अपन बात करें जब एक पिंड है और वह भी पिंड क्षैतिज धरातल पर है। पिंड क्या है, क्षैतिज धरातल पर है। तो जब पिंड क्षैतिज धरातल पर हो तो ये क्षैतिज धरातल पर है, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं ये क्षैतिज धरातल पर है, टेबल पर रखा है। जब तक मैं इस पर बाहर से बल नहीं लगाऊंगा ये चलेगा नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि इस पर बल नहीं लग रहे, भी लग रहे। एक तो लग रहा है गुरुत्वीय बल और एक लग रहा है अभिलंब प्रतिक्रिया बल। आपको याद होगा जो साम्यावस्था का सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें यही था कि ये पिंड साम्यावस्था में, तो इस पर दो बल लगे थे, एक तो mg और एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल n। और चूंकि ये साम्यावस्था में था तो n और mg दोनों एक दूसरे के परिमाण में समान दिशा में विपरीत थे, ठीक है। अब इसमें अपन फर्स्ट केस पढ़ते हैं, जब पिंड पर क्षैतिज बल लगाया जाए तो आपने इस पिंड पर क्या कर दिया, एक क्षैतिज बल लगा दिया। जैसे आपने इस पिंड पर क्षैतिज बल लगा दिया, पिंड गति करने लग जाता है और इसका वेग लगातार बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये जब मैं बल लगाऊंगा तो ये किस दिशा में चलेगा, इस दिशा में। तो इसके अंदर इस दिशा में क्या हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इस पर लगने वाले सारे बल देखते हैं। तो इस पर एक बल लगा, कौन सा बल, गुरुत्वीय बल mg। गुरुत्वीय बल mg की वजह से नीचे जाना चाहेगा, नीचे की सतह को दबाएगा तो सतह इसको ऊपर की तरफ दबाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कितने बल लगे, तीन बल लगे। पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल, धरातल के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया बल और एक आपने या मैंने जो बाहर से बल लगाया। तो इस पर लगने वाले सारे बल देख लिए। इसका मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि केवल एक ही पिंड है। एक तरह से यही फ्री बॉडी डायग्राम है। तो अब अपन क्या कर दें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख दें। तो एक तो है परिणामी बल किसके बराबर होगा, परिणामी बल किसके बराबर होगा, इस पर लगने वाले सभी बलों का क्या होगा, सदिश योग। और यही परिणामी बल न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के आधार पर क्या होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मेरे को इस समीकरण को सोल्व करना है। तो मैं पहले बच्चों वाले स्टाइल में सोल्व करता हूं, फिर आपको डायग्राम से ही समीकरण लिखना सिखा दूंगा। तो मैं इस समीकरण को सोल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, इन सभी को तोड़ दूंगा दो लंबवत दिशाओं में, एक तो त्वरण की दिशा में और एक त्वरण के लंबवत दिशा में। त्वरण की दिशा को मैं क्या बोल दूंगा, x दिशा, और त्वरण के लंबवत दिशा को क्या बोल दूंगा, y दिशा। तो भैया लोगों में ये x दिशा बोल देता हूं और इसको y दिशा बोल देता हूं। तो अब अगर मैं परिणामी बल x दिशा में निकालना चाहता हूं, परिणामी बल x दिशा में निकालना चाहता हूं, तो इस बल का जो आपने लगाया बल क्षैतिज दिशा में, इस बल का x दिशा में घटक लेना पड़ेगा। तो इस बल का x दिशा में घटक क्या आएगा, सेम टू सेम, क्योंकि ये बल x दिशा में ही है, त्वरण की दिशा में ही है। इस बल m का x दिशा में घटक कितना आएगा, 0। इस mg का x दिशा में घटक कितना आएगा, 0, बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का x दिशा में घटक, क्योंकि त्वरण खुद ही x दिशा में, बेसिकली x दिशा क्या है बोलिए, त्वरण की दिशा। तो त्वरण की दिशा में घटक पूरा का पूरा, तो इसका मतलब F बराबर कितना हो गया, m इंटू a, और m इंटू a हो गया
तो त्वरण किसके बराबर हो गया, F अपॉन m। तो इस पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा, जो ये आपने क्षैतिज बल लगाया है, इस बल बटा द्रव्यमान। अगर मैं y दिशा की बात करूं, अगर मैं y दिशा की बात करूं तो y दिशा क्या होगी, y दिशा का मतलब बेसिकली क्या है, त्वरण के लंबवत, त्वरण के लंबवत, जिसको y दिशा बोल रहा हूं। और मैं इस टॉपिक के हिसाब से इसको पता है ऊर्ध्वाधर दिशा भी बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ऊर्ध्वाधर दिशा भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा, ये क्षैतिज दिशा तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा। तो जब मैं y दिशा में परिणामी बल देखूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सब बलों का y दिशा में घटक लेना पड़ेगा। तो इसका y दिशा में घटक 0, m का y दिशा में घटक सेम टू सेम, mg का y दिशा में घटक सेम टू सेम, लेकिन माइनस mg सेम टू सेम क्यों आया, क्योंकि m और mg y दिशा के ही अनुदिश है। तो किसी भी सदिश का खुद की दिशा में घटक तो सेम टू सेम पूरा का पूरा प्रभाव डालेगा, बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण कौन सी दिशा में भैया, y दिशा में, तो त्वरण का y दिशा में घटक, चलो मैं इसको ay लिख दूं, त्वरण का y दिशा में घटक कितना होगा, 0। तो परिणामी बल 0 हो गया, इसका मतलब m माइनस mg बराबर 0। तो m बराबर कितना हो गया, mg। ठीक है, अब आप, मैं जो थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा त्वरण की दिशा में घटक और त्वरण की लंबवत दिशा में घटक लेने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये तय बात है कि त्वरण इस दिशा में है, तो ये बात है कि परिणामी बल भी इसी दिशा में आएगा, परिणामी बल भी इसी दिशा में आएगा। ठीक बात है कि नहीं है। और जब परिणामी बल इस दिशा में आएगा तो इस दिशा में परिणामी बल क्या होगा, 0। अब मैं बलों के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो जब मैं इस दिशा की बात करूंगा, त्वरण की दिशा की बात करूंगा, तो इस m का घटक इधर 0, इस mg का घटक इधर 0। तो आप खुद देख लीजिए परिणामी बल किसके बराबर आ गया, F वेक्टर। ये है ना परिणामी बल, इन तीनों का सदिश हो। तो आप सिंपल सी बात है कि मैंने त्वरण की दिशा को x दिशा लिया, तो त्वरण की दिशा ही परिणामी बल की दिशा होगी। तो त्वरण इस दिशा में, तो परिणामी बल भी इस दिशा में होगा। तो आप खुद देख लें कि जब मैं इस m और mg का इस दिशा में घटक लूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। और इस f वेक्टर का इस दिशा में घटक लूंगा तो f का f आएगा। तो एक बात है कि जो परिणामी बल है वो किसके बराबर है, इस f वेक्टर के ही बराबर है। ठीक है, अब एक चीज हो गई, क्या, ये त्वरण की दिशा है और ये त्वरण के लंबवत दिशा। तो अब आप देखना अपन क्या करेंगे, इन सब बलों का त्वरण की दिशा में घटक लेंगे। तो इस f का त्वरण की दिशा में घटक, f का f, m का घटक 0, mg का घटक 0, अर्थात त्वरण की दिशा में परिणामी बल कितना हुआ, f हुआ, बराबर ये परिणामी बल हुआ, क्योंकि इन दोनों को घटकों का, तो इन दोनों का तो घटक कितना आ गया, 0। तो त्वरण की दिशा में परिणामी बल F ही हुआ, कुल बल F ही लगा, बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक A। ठीक है, तो ये समीकरण आ गई मेरे पास। त्वरण की लंबवत दिशा में एक बात है, इस दिशा में त्वरण 0 है, इस दिशा में त्वरण 0 निकाला, इस वाली दिशा में परिणामी बल 0 है। ठीक है, इस दिशा में परिणामी बल 0 निकाला, जितना बल ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगेगा। बल तो 3 लग रहे, देखिए इसका इस दिशा में प्रभाव कितना है, F का इस दिशा में प्रभाव कितना है, 0, N का इस दिशा में प्रभाव N का N, Mg का इस दिशा में प्रभाव Mg का Mg। अर्थात जब मैं इस दिशा की बात करूंगा तो केवल किसको देखूंगा, N और Mg को देखूंगा, क्योंकि इसका तो घटक 0 आ गया। क्योंकि इस दिशा में परिणामी बल कितना है, 0, तो ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाला बल N बराबर Mg। तो आप चाहे तो इस डायग्राम से ये समीकरण लिख सकते थे, और थोड़ा सा मैं इसको सिंपल करता हूं। तो ये F है, ये mg है और ये n है। देखना वो सिंपल गेम क्या है, त्वरण इस दिशा में। तो एक बात है,
अपन सबको अब क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी सदिश का उसके लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, शून्य, और खुद की दिशा में घटक पूरा का पूरा। तो जब मैं त्वरण की दिशा की बात करूंगा तो दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए एन और एम जी का तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, इस एफ का पूरा प्रभाव अर्थात त्वरण की दिशा में परिणामी बल एफ हुआ और परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, इस दिशा में की बात करें तो चूंकि ये इसके लंबवत है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, इन दोनों का पूरा प्रभाव होगा। चूंकि त्वरण इधर है तो त्वरण का इस दिशा में घटक कितना होगा, शून्य होगा, अर्थात इस दिशा में कोई बल नहीं लगेगा और कोई बल नहीं लगेगा, इसका मतलब ये दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत होनी चाहिए। यूं बोलूं, इन दोनों का योग करूंगा तो कितना आएगा, शून्य। इन दोनों का योग शून्य होने का मतलब दोनों का परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी, तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो आप थोड़ा फास्ट काम करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये दोनों समीकरण एक बार में लिख सकते हैं। और आपको मेरी बात समझ में नहीं आती तो मजदूरी करिए, आराम से समीकरण बनाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसमें। चलिए रब करके नया क्वेश्चन लिख देते हैं। अगेन क्षेत्रीय धरातल है, लेकिन अब की बार जो आप बल लगा रहे हैं, अब की बार जो आप बल लगा रहे हैं वह बल क्षैतिज नहीं है। आप इस तरह से बल लगा रहे, बोले तो एक तरह से पिंड को खींच रहे हैं, लेकिन यह पिंड आप इसको बल जो लगा रहे हैं लेकिन यह ऊपर उठ नहीं रहा, चल धरातल पे ही रहा है और ये धरातल पर खिसक रहा है ए त्वरण से। अब आपको ये त्वरण बताना है, आपने ये बल लगाया जो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा। ठीक है, इस पर लगने वाले बल देखे, एक तो बल लगा mg, एक बल लगा अभिलंब प्रतिक्रिया बल n। ठीक है, क्लियर। और कोई बल लगे क्या, नहीं लगे, तो इस पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, इन तीनों बलों का क्या हो जाएगा, सदिश योग हो जाएगा, इन तीनों बलों का सदिश हो जाएगा। और आप सब जानते हैं परिणामी बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अपन इसको तोड़ देंगे, एक तो त्वरण की दिशा में और एक त्वरण के लंबवत दिशा। त्वरण की दिशा को अपन कौन सी दिशा लेंगे, x दिशा। त्वरण की दिशा को कौन सी दिशा लेंगे, x दिशा। तो गौर फरमाइएगा, ये mg है, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल n है और ये आपने एक बल लगा दिया F। तो इनको अपन तोड़ रहे, एक तो त्वरण की दिशा में, एक त्वरण के लंबवत दिशा, ये x दिशा और ये y दिशा। ये कोण कितना है, थीटा। अरे मैंने ये लाइन यहां पर बना दी और ये x अक्ष यहां पर बना दिया। ठीक है, तो अगर मैं परिणामी बल x दिशा में निकालना चाहूंगा तो इस f का घटक चाहेगा x दिशा में, तो इस f का x दिशा में घटक fx किसके बराबर होगा, f cos थीटा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस सदिश जिस दिशा से कोण बनाता है उसकी तरफ घटक कौन सा होता है, cos। और कौन सी दिशा में, धनात्मक x दिशा में तो प्लस, mg का x दिशा में घटक 0, m का x दिशा में घटक 0 बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक a, तो इसका मतलब परिणामी बल किसके बराबर है, एक तरह से f cos थीटा। तो यही परिणामी बल है और परिणामी बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आपकी बात त्वरण किसके बराबर आ जाएगा, f cos थीटा अपॉन m के बराबर आ जाएगा। ठीक है, y दिशा की बात करें बोले तो त्वरण के लंबवत दिशा की बात करें बोले तो एक तरह से ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें, ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करें तो भैया लोगों परिणामी बल ऊर्ध्वाधर दिशा में, y दिशा में क्या होगा, चूंकि पिंड क्षैतिज दिशा में चल रहा है, क्षैतिज तल पर चल रहा है, तो इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में
जो त्वरण होगा वो क्या होगा, शून्य, क्योंकि त्वरण कौन सी दिशा में, एक्स दिशा, क्षैतिज दिशा में, तो इस दिशा में त्वरण शून्य, तो परिणामी बल भी शून्य। हाल फिलहाल चलो परिणामी बल की बात करते हैं। तो परिणामी बल y दिशा में देखना है, तो इन सब बलों का कौन सा घटक देखना पड़ेगा, y वाला। तो इस F का y दिशा में घटक लेने के लिए y पर लंब डाल दूंगा, तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आएगा, ये इसका y दिशा में घटक आ गया, किधर की तरफ आया, ऊपर की तरफ, तो F sin थीटा, आपका F क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा था, तो क्षैतिज की तरफ घटक cos वाला और ऊर्ध्वाधर की तरफ sin वाला, ठीक है। इस mg का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक mg का mg आएगा, लेकिन ऋणात्मक है तो माइनस आएगा। इस n का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक n का n आएगा, और परिणामी बल बना होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का त्वरण के लंबवत दिशा में घटक y दिशा बोले तो त्वरण के लंबवत दिशा में घटक कितना होगा, शून्य, तो इसलिए हमने बोला था त्वरण की लंबवत दिशा में परिणामी बल कितना होता है, शून्य। परिणामी बल इस दिशा में शून्य होने का मतलब समझिएगा, जितना बल ऊपर लग रहा है उतना बल नीचे। कितना बल ऊपर लग रहा है, एक तो L लग रहा है और एक F sin थीटा लग रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला बल कितना हुआ, N plus F sin थीटा, जो किसके बराबर होगा, mg के। यहां से भी देख लीजिएगा, तो F sin थीटा माइनस mg प्लस n इक्वल टू 0, तो n प्लस F sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया, mg। तो थोड़ा सा एक चीज और गौर फरमाए, तो m की वैल्यू कितनी आई, mg माइनस F sin थीटा। तो गौर फरमाइएगा, जब आपने बल क्षैतिज से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाया, बोले तो पिंड को आपने ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींचा था, तो इस n का मान mg से थोड़ा सा क्या है, कम है। बोले तो इस संपर्क सतह के कारण लगने वाला जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, वो इस mg से इस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल, वो जिसको हम भार भी बोलेंगे, इससे थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। जबकि अगर आप याद देखें जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, अगर आप ये बल क्षैतिज दिशा में लगाते थे तो n बराबर क्या आया था, mg। लेकिन जब आप बल ऊपर की तरफ लगाएंगे, पिंड को ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो अब संपर्क सतह के कारण लगने वाला बल mg से थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि mg में से ये F sin थीटा घट गया, तो mg से थोड़ा सा क्या हो गया, कम। और त्वरण कितना आया, F cos थीटा अपॉन m। अगेन मैं आपको बोलूं तो मैं ये समीकरण है, ये वाले समीकरण और ये वाले समीकरण एक बार में लिख सकता था। कैसे, आप देखिएगा, ये पिंड है, देखना ये mg लगा, ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा और ये F लगा, जिसकी वजह से ये क्षैतिज दिशा में चला, तो ये x दिशा हो गई और ये y दिशा हो गई। अपन बोलते हैं इन सब बलों को तोड़ो, इनको तो तोड़ता हूं मैं दो लंबवत दिशाओं में, तो मैं जब ऐसे करता हूं तो ये समीकरण बना के तोड़ता हूं। अब मैं डायग्राम में तोड़ता हूं, डायग्राम में तोड़ने से समझ में भी ज्यादा आता है और स्पीड भी बहुत बढ़ती है। देखना, तो मैं F, N और mg तीनों को तोड़ रहा हूं x में और y में। इसका x में घटक 0, n का घटक 0, इस f का घटक F cos थीटा, ठीक। तीनों को y दिशा में तोड़ो, mg का घटक पूरा का पूरा, n का घटक पूरा का पूरा, f का घटक F sin थीटा। तो ये F टूट के दो टुकड़े आ गए F cos थीटा और F sin थीटा। इसको भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसका ये वाला टुकड़ा तो 0 आया और ये पूरा का पूरा आ गया। इसको भी तोड़ने की कोशिश की थी, ये वाला टुकड़ा 0 आया, ये पूरा का पूरा आ गया। बोले तो mg और m तोड़ने की कोशिश की थी, टूटे नहीं, पूरे की पूरे रह गए, लेकिन F टूट के ये दो टुकड़े आ गए। अब आप खुद देख लीजिए, ये त्वरण की दिशा है, ये त्वरण की दिशा है, तो परिणामी बल इसी दिशा में होगा। अब एक बात सब जानते हैं, इन तीनों का इस दिशा में कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब इस दिशा में जो परिणामी बल है वो कितना है, F cos थीटा, n का F sin थीटा का, mg का, x दिशा में कोई प्रभाव नहीं आया, तो x दिशा में जो बल लगा वो केवल कौन सा लगा, F cos थीटा लगा। तो परिणामी बल F cos थीटा हुआ। परिणामी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि त्वरण की दिशा ही परिणामी बल की दिशा होती है, तो इनका तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, केवल ये इफेक्ट आ रहा है F cos थीटा, तो यही परिणामी बल है। और परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण।
खटाखट आ गया। त्वरण के लंबवत दिशा में परिणामी बल शून्य है। परिणामी बल शून्य होने का मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाला बल। ऊपर की तरफ दो बल लग रहे तो ऊपर की तरफ लगने वाला कुल बल n प्लस f sin थीटा किसके बराबर होगा, mg के। तो अगर आप डायग्राम में ही वियोजित कर देते हैं, डायग्राम में ही घटक ले लेके समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको इतने सारे स्टेप्स लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब अपन फिर इसी पर बस एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर पिंड क्षैतिज धरातल पर है, लेकिन अब की बार अपन पिंड को धक्का मारते, खींचते नहीं है, धक्का मारते थोड़ा तिरछा, क्षैतिज से कुछ कोण पर। क्षैतिज से कुछ कोण पर। यहां अपन एक बात में बोलना भूल गया, यहां पर ये मान के चल रहे पिंड और धरातल के मध्य कोई घर्षण बल नहीं है। ये क्वेश्चन हम वापस करेंगे जब हम घर्षण पढ़ेंगे। अभी अपन ये मान के चल रहे पिंड और धरातल के मध्य किसी प्रकार का कोई घर्षण बल नहीं है। और अब की बार अपन पिंड को धक्का मार रहे, F बल से धक्का मार रहे हैं, जो कि क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक बात है कि नहीं। अब इस पर धक्का मार के इसको खिसका रहे और पिंड क्षैतिज तल पर त्वरित गति कर रहा है। अपन को इसका त्वरण बताना है, तो इस पर एक बल लगा mg, ये नीचे सतह को दबाएगा तो सतह इसको ऊपर की तरफ दबाएगी। तो मैं अब की बार थोड़ी सी स्पीड से काम करूंगा, आप घर पे बैठ के वो समीकरण बनाकर सोल्व करेंगे, लेकिन मैं डायग्राम से सोल्व करूंगा। ठीक है, तो भैया लोगों परिणामी बल क्या होगा, इन तीनों बलों का सदिश योग, और परिणामी बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो वो जो लिखते हैं ना F परिणामी बराबर F वेक्टर प्लस mg वेक्टर प्लस n वेक्टर बराबर m इंटू a वेक्टर, वो मैं नहीं लिख रहा, मन में समझ लिया कि परिणामी बल इन तीनों का सदिश योग होगा, और वो इन तीनों का सदिश योग किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो तोड़ देते हैं दो लंबवत दिशाओं में, एक x दिशा और एक y दिशा। इस mg का x दिशा में घटक 0, n का x दिशा में घटक 0, इस f का x दिशा में घटक कितना है, f cos थीटा। तो इसका मतलब x दिशा क्या थी, त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा ही परिणामी बल की दिशा होगी। तो इसका तो x पर कोई इफेक्ट नहीं आया, इसका x पर इफेक्ट आ गया, कितना आया, f cos थीटा। तो x दिशा में लगने वाला परिणामी बल, अर्थात एक तरह से कुल परिणामी बल भी यही है, तो किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये x दिशा में लगने वाला बल हुआ, तो x दिशा में लगने वाला जो परिणामी बल है, चलो थोड़ा सा लिख दूं, परिणामी बल x दिशा में क्या होगा, f cos थीटा बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। कौन सी दिशा में, x दिशा में, त्वरण का x दिशा में घटक पूरा का पूरा आएगा, तो f cos थीटा बराबर कितना हो गया, ma, तो a बराबर कितना हो गया, f cos थीटा अपॉन m। तो ये त्वरण आपके पास आ गया। अब अगर आप y दिशा की बात करेंगे, बोले तो त्वरण के लंबवत दिशा की बात करेंगे, बोले तो ऊर्ध्वाधर दिशा की बात करेंगे, तो n का घटक पूरा का पूरा, mg का घटक पूरा का पूरा, इस f का घटक कितना आएगा, f sin थीटा। बहुत से बच्चों को लगेगा कि ये बल तो यहाँ लग रहा है, अरे भैया ये तो सदिश का प्रारंभिक बिंदु यहाँ ना, इसलिए मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो जब मैं यूं बल लगाऊंगा तो इस बल का प्रभाव पड़ेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, कितना पड़ेगा, f sin थीटा। चलो और ढंग से बना दूं, ये mg हुआ, ये n हुआ, इस f का इस दिशा में घटक कितना है, f cos थीटा, और इस दिशा में घटक कितना है, f sin थीटा। यूं समझिए, इसको आप f sin थीटा को यहां ना बनाकर यहां पर बना दो, क्योंकि वैसे ये बल तो इस पे लग रहा है, वो तो डायग्राम में मेरा प्रारंभिक बिंदु यहां जा रहा है, इसलिए आपको यहां पर दिख रहा है। मैं चाहता तो इस f को ऐसे भी शो कर सकता था, एक ही तो बात है, यहां शो करूं या यहां शो करूं, तो अब आपको जरूर प्रिंट पर लगता हुआ दिखाई देगा। इस f sin थीटा को मैं ऐसे भी शो कर सकता था, ये लो f को, ये f cos थीटा और ये f sin थीटा। सदिश को उसके समानांतर विस्थापित करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी किसी जमाने में पढ़ा था। तो ये एक तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ये त्वरण है,
तो अपन ने देखा इन तीनों का तो इस दिशा में कोई इफेक्ट आएगा नहीं। इनको तोड़ने की कोशिश भी की थी, इधर कोई इफेक्ट आया नहीं, और इसको तोड़ा तो इधर टुकड़ाया f cos थीटा और इधर टुकड़ाया f sin थीटा। तो आप खुद ही देख लो कि इस दिशा में परिणामी बल केवल कितना है f cos थीटा, और परिणामी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, सारा का सारा त्वरण इसी दिशा में है तो ma आ गया। और आप सब जानते हैं इस दिशा में त्वरण कितना होगा, शून्य। त्वरण शून्य होने का मतलब क्या है, होने का मतलब क्या है, इस दिशा में परिणामी बल शून्य है, तो जितना बल ऊपर उतना ही बल नीचे। तो बताओ ऊपर की तरफ कितने बल लगे, दो नहीं लग रहे, एक ही लग रहा है। यही बल ऊपर की तरफ है, ये वाला बल तो नीचे की तरफ है, तो ये बल नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ लगने वाला कुल बल mg प्लस f sin थीटा, और यही बल किसके बराबर होगा, ऊपर की तरफ लगने वाला बल। तो मैंने अब की बार थोड़ा सा स्पीड पकड़ के समीकरण लिख दिए। आपके बाउंसर चला गया हो तो आप तो मजदूरी वाला कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि जो दिमाग नहीं लगाता, जो प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करता, वो मजदूरी फावड़ा ही चलाता है। तो आप ये समीकरण लिखिए, वही घटक लीजिए और समीकरण प्राप्त कीजिए x में y में, यही समीकरण आपको मिलेगी। तो अब की बार n बराबर कितना आया, mg प्लस f sin थीटा। तो अब की बार सतह के कारण, संपर्क सतह के कारण लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल mg से क्या हुआ, ज्यादा, क्योंकि mg में f sin थीटा जुड़ रहा है, तो mg से क्या प्राप्त होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो था कि जब अपन ने एक पिंड लिया है और उसको क्षैतिज धरातल पर ही त्वरित गति कराया। अब अपन पिंड को थोड़ा सा आनंद तल पर, नत तल पर त्वरित कराते हैं। तो रब कर देते हैं इनको। अब तो अब बात करते हैं जब पिंड नत तल पर त्वरित हो। नत तल का मतलब स्लाइडिंग विपसना तिरछा तल, मींस ये तो क्षैतिज धरातल हो गया, नत तल बोले तो तिरछा तल। तो जैसे आप नत तल पर कोई वस्तु रखते हैं वो नीचे खिसकती है। तो अब अपन देखते हैं उसके अंदर क्या त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये तो क्षैतिज धरातल है, ये तिरछा तल है जो कि क्षैतिज से कितने झुकाव कोण पर है, थीटा, मींस यह नत तल क्षैतिज से थीटा कोण झुका हुआ है। और आपने क्या कर दिया, इस नत तल पर एक m द्रव्यमान की वस्तु रख दी, और पता लगते वस्तु रखते ही ये वस्तु नत तल पर नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करती है। अपन अभी हाल फिलहाल ये मान के चलते हैं कि नत तल और पिंड के मध्य कोई घर्षण बल नहीं है। ठीक है, तो चूंकि सिस्टम में एक ही बॉडी है तो इसी को अपन चुनना पड़ेगा। अब दूसरा स्टेप क्या था अपन को क्वेश्चन सोल्व करने का, कि इस पर लगने वाले सारे बल क्या करने हैं, प्रदर्शित करने हैं। तो इस पर कौन सा बल लगेगा भैया लोगों, एक बल लगेगा गुरुत्वीय बल, किधर की तरफ, ऊर्ध्वाधर नीचे। इस गुरुत्वीय बल की वजह से ये इस धरातल को नीचे दबाएगा। तो इस धरातल पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा वो किधर लगेगा, इधर, संपर्क सतह के लंबवत। ध्यान रखिएगा, अभिलंब प्रतिक्रिया बल कब पिक्चर में आता है, जब दो सतह एक दूसरे को दबाती है, जब दो सतह एक दूसरे को कांटेक्ट में हो तथा एक दूसरे को दबाती हो। तो जब दोनों सतह एक दूसरे को दबाएगी तो दोनों सतह एक दूसरे पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगी, लेकिन अभिलंब प्रतिक्रिया बल किधर लगता है, संपर्क सतह के लंबवत। तो इस गुरुत्वीय बल के कारण ये नीचे आना चाहेगा तो इस धरातल को दबाएगा, तो यह पिंड इस धरातल पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो ये नत तल पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा, तो ये नत तल थोड़ी छोड़ेगा, तो ये पिंड पर नत तल के कारण अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो चलो मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बना देता हूं।
तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, केवल इस पर लगने वाले बल प्रदर्शित करूंगा। ठीक है, ये त्वरण, क्योंकि ये नत तल पर आप रखेंगे तो ये स्लाइड करेगा इधर, तो इसका त्वरण इसी दिशा में होगा। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार परिणामी बल क्या होगा, इस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग, और परिणामी बल किसके बराबर होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये तो है अध्यारोपण से, और ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो हम क्या करेंगे, इन सभी बलों को तोड़ेंगे या इस समीकरण को वियोजित करेंगे दो लंबवत दिशाओं में, एक त्वरण की दिशा और एक त्वरण के लंबवत। तो त्वरण चूंकि इस दिशा में है, तो इस दिशा को मैंने क्या बोल दिया, x दिशा, और इस दिशा को क्या बोल दिया भैया, y दिशा। इस दिशा को क्या बोल दिया, y दिशा, क्योंकि यह नतल के लंबवत है। तो जब अपन त्वरण की दिशा की बात करेंगे, त्वरण की दिशा की बात करेंगे, तो परिणामी बल त्वरण की दिशा में, तो इस mg का इस दिशा में घटक लेना पड़ेगा। क्या ये mg इसके लंबवत है, नहीं, mg तो क्षैतिज के लंबवत होगा, इसके लंबवत नहीं होगा। तो ये कोण कितना है, थीटा। मैंने ये क्षैतिज रेखा खींच दी, ये क्षैतिज रेखा खींच दी, तो ये और ये दोनों समानांतर है। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, थीटा बन गया। थीटा बन गया ना भैया, नहीं बना क्या, बन गया। तो ये थीटा बन गया, कौन सा कोण कहलाएगा, संगत कोण। तो ये क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, मेरे को क्या करना है, इस mg को क्षैतिज दिशा में घटक लेना है, सॉरी नत तल के समानांतर घटक लेना है। यहाँ त्वरण की दिशा बोले तो x दिशा, और इस x दिशा को मैं क्या बोल सकता हूं, नत तल के समांतर, नत तल के समांतर बोल सकता हूं। तो गौर फरमाइएगा, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। अरे ये और ये लंबवत है, ये और ये भी लंबवत है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। मैंने जानबूझ के ये कोण बताया क्योंकि ये कोण मेरे आगे काम भी आएगा। मैं चाहता तो इसको सिंपल भी कर सकता था, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर ये थीटा हो गया। तो इस mg का जब मैं इधर घटक लूंगा, तो मैं इस mg से इधर की तरफ लंब डालूंगा, तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का जो फुट पॉइंट आएगा, इसका इस डायरेक्शन में घटक कितना आएगा, mg sin थीटा, क्योंकि mg इस वाली दिशा बोले तो y डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो जब मैं mg का y डायरेक्शन में घटक लूंगा, तो वो mg cos थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में घटक क्या आएगा, mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा हो गया, कौन सी दिशा में, ऋणात्मक x दिशा में, तो माइनस mg sin थीटा। इस n का इस दिशा में घटक, तो पता लगा n तो क्षैतिज सॉरी नत तल के लंबवत है, अर्थात x दिशा के लंबवत है, अर्थात त्वरण के लंबवत है, तो घटक 0। त्वरण का त्वरण की दिशा में घटक पूरा का पूरा लेकिन ऋणात्मक दिशा में है, तो माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो ma बराबर कितना हो गया, mg sin थीटा। अरे माइनस mg sin थीटा प्लस 0, माइनस mg sin थीटा होगा ना, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो a बराबर कितना हो गया, g sin थीटा। तो इस पिंड का नत तल के समानांतर दिशा में घटक कितना हो गया, या कुल त्वरण कितना हो गया, g sin थीटा। अब अगर अपन y दिशा की बात करें, y दिशा बोले तो त्वरण के लंबवत, और त्वरण के लंबवत बोले तो नत तल के लंबवत, नत तल के लंबवत। तो इस दिशा की बात कर रहे हैं, तो mg का इस दिशा में घटक कितना आया, mg cos थीटा, किधर की तरफ आया, ऋणात्मक y दिशा में, तो माइनस इस n का y दिशा में घटक, n का n,
और त्वरण के लंबवत दिशा में घटक 0 है, तो n बराबर कितना हो गया mg cos थीटा। आगे मैं स्पीड से काम करता तो देखना क्या होता, ये पिंड था, ये mg था, ये n था, ठीक है, ये थीटा था, तो ये भी थीटा था। मेरे को तोड़ना था इनको, एक तो नत तल के समानांतर, एक नत तल के लंबवत। तो मेरे को एक बात पता है, ये केवल दो ही बल लग रहे हैं। इस mg का इस दिशा में घटक कितना आया mg sin थीटा, इसका घटक तो 0, तो इसका मतलब नत तल के समानांतर घटक, नत तल के समानांतर केवल कितना बल आया mg sin थीटा, तो ये नत तल के समानांतर बल हो गया, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, और नत तल के समानांतर त्वरण एक का एक, क्योंकि ये इसी दिशा में, तो mg sin थीटा बराबर कितना आ गया m आ गया। नत तल के लंबवत की बात करूंगा तो mg का इस दिशा में घटक कितना आएगा mg cos थीटा, इसका घटक तो सेम टू सेम, बोले तो ये तो टूट के दो टुकड़े आ गए, इसको अब भूल जाओ। तो अब इसकी बात करूंगा तो चूंकि त्वरण नत तल के समानांतर है, तो इस दिशा में त्वरण तो कितना होगा 0 होगा, इस दिशा में त्वरण तभी 0 होगा जब इस दिशा में बल भी 0 होगा। बल 0 कब होगा, जितना बल धनात्मक y में लगे उतना ही बल ऋणात्मक y में लगे, तो n बराबर कितना हो गया mg cos थीटा। तो ये तरीका स्पीड बढ़ाने के लिए और ये तरीका मजदूरी करने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी लेबर करनी पड़ती है, बाकी आप मजदूरी करना चाहें तो आप आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं। तो आज तो अपन ने केवल त्वरित गति पर आधारित प्रश्न किए कि जब पिंड त्वरित गति कर रहा है तो बल कौन कौन से लगेंगे, कैसे कैसे लगेंगे, कैसे घटक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा पिंड वाले क्वेश्चन करेंगे। बोले तो एक ही सिस्टम में जब दो पिंड तीन पिंड हो, रस्सी से बंधे हो, एक दूसरे से कनेक्टेड हो, घिरनी पर लगे हो, तो उस तरह के प्रश्न कैसे अपन सोल्व करेंगे। ये बहुत सीधे सीधे प्रश्न थे, अगली बार वाले थोड़े से टफ आएंगे। टफ तो क्या आएंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग और थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। थैंक यू, आज के लिए बहुत।